नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे प्यारे से और इस सुंदर से भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आज हम देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रियाओं की, जो मानव जो पैदा हुआ जब से लेके आदिकालीन समय में या पुराने ज़माने में जो कृषि और पशुपालन, आखेट, शिकार जैसी परिस्थितियाँ और जो व्यवसाय मानव का चलता था, उन सारे व्यवसाय की बात करते हुए इसको हमने प्राथमिक व्यवसाय में डाला है। प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय है जो मानव जैसे ही पैदा हुआ उसके साथ साथ धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते गए। और उन्हीं प्राथमिक व्यवसायों में से हमने कृषि के प्रकार पढ़े। कृषि के प्रकार से रिलेटेड 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। टोटल 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। 2 लेक्चर में हमने कृषि के प्रकारों की बात की और कुछ और प्रकार बच गए थे कृषि के, उनको हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं और आज कृषि के जो प्रकार है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज कृषि के प्रकारों में कौन से प्रकार थे जो हमारे बच गए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमें इनका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम रोपण कृषि की बात करेंगे, यानी बाहर के विदेशी लोग किसी और कंट्री में गए, जैसे ब्रिटेन के लोग गए, फिलीपाइंस के लोग कहीं गए, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर लोगों ने जिस कंट्री में जहाँ से वो आए वहाँ जो फसल होती थी वैसी फसल उस कल्चर में जहाँ वो गए हैं उस कल्चर में पैदा या उत्पादन करने का सोचा और उसको निरंतर प्रक्रिया में लाए, तो वो कृषि रोपण कृषि के नाम से जानी गई। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि एक स्थान पर कई पौधे लगा दिए और उनको फिर उखाड़ा गया, बीज मुट्ठी भर के खड्डा खोद के एक स्थान पर डाल दिए गए, फिर उनको उखाड़ दिया गया और फिर कहीं दूसरी जगह या उसी खेत में रोप सकते हैं आप, दूरी दूरी बनाकर थोड़ी सी उनको रोप देते हैं, रोप होती है वो, और उससे जो कृषि की जाती है उसको रोपण कहा जाता है। इसको और डिटेल से हम देखेंगे। भूमध्य सागरीय कृषि, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वो भूमध्य सागर के क्षेत्र होते हैं, भूमध्य रेखा के क्षेत्र होते हैं, वहाँ ये कृषि की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, यानी अनाज का बहुत ज़्यादा उत्पादन करना, बड़े लेवल पर उत्पादन करना, व्यापार की दृष्टि से उत्पादन करना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। तो ये 3 कृषियाँ जो हमारी रह गई थी इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को। बने रहिए मेरे साथ अगले 40-45 मिनट तक। रोपण कृषि, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत छोटा होता है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो होता है रोपण कृषि के अंदर वो छोटा होता है। सबसे पहले ये जान ले आप रोपण कृषि है क्या। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इंग्लैंड से कुछ लोग आए, भारत के लोग बेचारे जानते ही नहीं थे चाय क्या थे, और वो भारत आए। एक पूरा चार्ट है, एक पूरा डायग्राम है जो इसी पे बनाया है। मैं तो आपको एक बेसिक परिभाषा पहले जोड़ने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ आए और भारतीय लोगों को चाय की खेती करना सिखाया आसाम जैसे क्षेत्रों में, और चाय की खेती होने लगी तो वहां की जो रोप थी, वहां की जो फसल थी, जो एक ही खेत में ढेर सारी लगी हुई थी, उसको उखाड़ कर लाए और उस रोप से रोपण भारत में किया गया और ये रोपण कृषि शुरू हो गई। तो कई कंट्री में, कई देशों में ये रोपण कृषि शुरू की गई। इसमें जो खेत होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि अधिकतर रोपण कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है और पहाड़ों में आप जानते हो स्थानांतरित कृषि जैसे हालात होते हैं, पहाड़ों में ज्यादा स्थानांतरित कृषि की जाती है। हमने स्थानांतरित कृषि को बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। किसी ने पैराशूटिंग लैंडिंग की, अभी पैराशूट लैंडिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा है स्थानांतरित कृषि क्या होती है। बाकी पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर रखा है कि पहाड़ जो होते हैं उनके ऊपर जो वनस्पति होती है, तो जंगल में जो लोग रहते हैं या जनजाति के लोग जो जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं उस वनस्पति को काटते हैं, उसको जलाते हैं, राख को बिछा देते हैं। राख को बिछाने के बाद उस राख के उस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है, उन पहाड़ी कंकरीले पत्थरों की उर्वरकता जो है पनपने लगती है और वहां जो खेती की जाती है उसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये स्थानों को बदल दिया जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। क्योंकि एक जगह उपजाऊपन खत्म हो जाता है 6 महीने में, फिर दूसरे स्थान पर। यह 10 से 15 मिनट का टॉपिक है जो मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है। तो छोटा इसलिए होता है रोपण कृषि में खेत का आकार क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियां लगती है। इसको हर कोई मुंह उठा के नहीं कर सकता।
इसके लिए इसका तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। जैसे चाय की खेती हर कोई नहीं कर सकता, काजू की खेती हर कोई नहीं कर सकता, सुपारी की खेती हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपारी में हम अव्वल है। भारतीय लोग सुपारी खाने में भी और सुपारी पैदा करने में भी, पैदा करने मतलब सुपारी का उत्पादन करने में भी भारत नंबर 1 पर है। भारत 1 नंबर पर है। इसके अलावा काजू ड्राई फ्रूट जो है उसमें भी हम भारतीय लोग कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। ये दोनों चीजें ऐसी है जो नोट करके लिख ले। सुपारी और काजू सबसे ज्यादा कहां होते हैं? अरे काजू कतली, सुपारी और काजू सबसे ज्यादा भारत में होते हैं। कहां होते हैं? भारत में। इसमें अधिक पूंजी लगती है, यानी कि जितना भी रोपण कृषि में कृषि आती है उनमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अब आप काजू का उत्पादन करोगे तो पैसा लगा तो पैसा आएगा भी, तो उत्पादन भी तो बहुत अच्छा होता है। पैसा लगा ज्यादा तो पैसा आया ज्यादा। तो पैसे का ज्यादा लगना और ज्यादा आना दोनों चीजें जो है फायदेमंद है। ज्यादा लगा तो ज्यादा आएगा, लेकिन खेत छोटा होता है। पूंजी जो होती है उसको निवेश यानी इन्वेस्ट करना पड़ता है। उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधि का मतलब है प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। काजू की खेत के चारों तरफ बाढ़ की तो पता ही नहीं चला, रात को काजू थे, सुबह डंठल ले गए चोर रात को, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए उच्च प्रबंधन करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। थोड़ी सी बीमारी लगते ही दवाई छिड़कनी पड़ती है। काजू में कोई बीमारी नहीं लगे। कभी कभी देखते हो ना आप, काजू बीच में से थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। काजू में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। तो फिर उनके निवारण के लिए काजू जब पैदा हो रहा है, काजू जब उग रहा है, उस समय ही उनका निवारण किया जाता है। तो ये चीज आपके समझ में आई। वैज्ञानिक विधियों का मतलब है कई तरह की तकनीकी होती है, वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। यातायात के साधन का सहयोग जिससे बाजार व बागान जुड़े रहे, भाई ये तो पहली आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आप कृषि कर रहे हो तो उसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो आसपास उद्योग होना चाहिए। अगर आसपास उद्योग नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन परिवहन होना बहुत जरूरी है। यानी उस सामान को ले जाने वाला ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो साधन आपके पास होना चाहिए। तीसरा संचार होना चाहिए। बताओगे किसको हमारे यहाँ काजू पड़े? कैसे बताओगे? टेलीफोन, कॉल, फोन, मैसेज करके। तो संचार होना चाहिए। तो कृषि के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। अब आधे लोग लिखेंगे सर खेत की जरूरत नहीं है क्या? सर रखवाले की जरूरत नहीं है क्या? सर उर्वरक की जरूरत नहीं है क्या? सर जलापूर्ति की जरूरत नहीं है क्या? अरे लाडले, सबकी जरूरत है, लेकिन कृषि के लिए रोपण कृषि जो है उसमें पैसा लगा भी ज्यादा, उत्पादन भी ज्यादा आया, इसलिए वो एक औद्योगिक कृषि के रूप में की जा रही है, वो एक बिजनेस के तरीके से की जा रही है, इसलिए उसको हमेशा उद्योग की तरफ ही रवाना किया जाएगा, उसका अधिक निर्यात किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसका निर्यात किया जाएगा। और निर्यात करने के लिए आपको पता है आसपास उद्योग होना चाहिए, या तो उसमें चली जाएगी या फिर परिवहन के माध्यम से जहां भेजना चाहो वहां वो चली जाएगी। भाई टेंशन नहीं करना है। यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि। क्या लिखा है? यूरोप। अरे ये धोड़े 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 अंग्रेज है, उनको कहा गया यूरोपीय, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं। कहां से आए थे ये यूरोप से आए थे। कहां से आए थे? यूरोप से। क्यों आए थे? ये क्या करने आ गए यहाँ भारत में? मजे लेने आए थे। ये भारत सोने की चिड़िया थी, हम सब जानते हैं। चांदी का चिड़ा बना के छोड़ गए, ये सब कुछ लूट के लगे, हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा अंग्रेजों ने। लेकिन हमें रोपण कृषि सिखा गए। भाई क्या सिखा गए? रोपण कृषि सिखा गए। भारत में कई टनल बना गए, पहाड़ों के बीच में से पहाड़ों को काटकर जो गुफानुमा सड़क बनाई जाती है वो कहलाती है टनल। वो बहुत सारी वो बना के चले गए। वो परिवहन को मजबूत कर गए। किसको मजबूत कर गए? परिवहन को, जो भारत आज 100 साल में ही नहीं कर पा रहा है, अब कर पा रहा है, उतना वो लगातार उन वर्षों में कर गए। क्यों? क्योंकि उनको माल ले जाना था, भारत का खजाना ले जाना था। उसके लिए सड़कें अच्छी होना चाहिए, जलमार्ग अच्छे होने चाहिए। हवाई मार्ग उस समय थे नहीं ज्यादा, तो जलमार्गों के लिए बंदरगाह बनाए थे, जैसे काडला बंदरगाह गुजरात बहुत मजबूत बनाया हुआ उसको। उसके अलावा अजमेर और पुष्कर के बीच में घाटी, उदयपुर और गिरवा के बीच में चीरवा घाट, कई प्रकार की घाटियां जो है उनके बीच में से टनल बनाना, घाटी के ऊपर से रास्ते बनाना, ये अपने प्यारे प्यारे अंग्रेज कर गए। लेकिन लूटा बहुत था उन्होंने, माफ नहीं करेंगे उनको। यूरोपीय लोग जो थे वो भारतीय लोगों को बंधुआ मजदूर बनाते थे।
क्यों बनाते थे? ये इसलिए नहीं लाए रोपण कृषि यहाँ पे कि हमारा फायदा हो सके, ये इसलिए लाए यहाँ कृषि करके विदेशों में बेच सके। देखो हम तो कपास के बारे में जानते ही नहीं थे, कपास रोपण कृषि नहीं होती है, लेकिन हम कपास के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमें कपास के बारे में बताया। और कपास के बारे में बताकर, जिसे माल कहा जाता है, कपास के बारे में बताकर कपास की खेती करते थे। और यहाँ जो मजदूर थे उनको कपास की खेती के लिए प्रतिबंध किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि तुम कपास की खेती करो। और यहां से जितनी भी कपास होती थी, हम भारतीयों को तो पता ही नहीं था कहां जाती थी। आज पढ़ते हैं किताबों में, जब पता चलता है, पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे तो विदेशों में उसको निर्यात कर देते थे, उनसे उनको बहुत पैसा लगता, बहुत पैसा मिलता उनको। भारतीयों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी देते थे। ऐसे अंग्रेज जो है नीति और नियम से काम करते थे। तो यूरोपीय लोग जो लोग थे, उन्होंने शुरू किया इस रोपण कृषि को। एक भारत में ही नहीं, अभी एक चार्ट देखेंगे हम, बहुत से देशों को इन्होंने इस तरह गुलाम बनाया, जो कि गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं, तुम करते हो, लेकिन हम थे नहीं उस समय। लेकिन जो थे ना, उनको सैल्यूट है, देश को आजादी दिलाई उन्होंने। देखिए क्या कह रहे हैं, यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशीकरण का मतलब है लाडले गुलाम बनाया। क्या बनाया? गुलाम। कई देशों को गुलाम बनाया और कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जिसमें एक थी रोपण। रोपण कृषि का मतलब क्या है यहाँ पे? और अंग्रेजों को क्यों याद किया जा रहा है? जो चले गए इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वहां से आते जाते थे, तो वहां जो खेती होती थी उसी खेती को उन्होंने यहाँ शुरू कर दिया। और यहाँ शुरू करके उस खेती से जो पैदावार होती थी विदेशों में निर्यात कर देते थे। ये उनका फायदा था। लेकिन रोपण कृषि हम सीख गए, चाय के नर्सरी हम बन गए, अंजीर खाना हम सीख गए, जैतून ऑलिव पैदा करना हम सीख गए, काजू किशमिश वगैरह ज़्यादा पैदा करना हम सीख गए, सुपारी खाना हम सीख गए, पान खाना हम सीख गए। पान तो भारत में होता था, लेकिन अंदर सुपारी डालना किसने बताया? हम तो जानते ही नहीं थे सुपारी भी खाई जाती है। वो सिखा के गए, नहीं इसको ऐसे खाया जाता है, इसको भिगोया जाता है, मीठा किया जाता है, फिर इसको चबाया जाता है, फिर दांत आपके पीले पीले हो जाते हैं और पीले पीले दांत और भी सुंदर लगते हैं। कौन कहते थे? अंग्रेज कहते थे। ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं रोपण कृषि की। ये एक फसली कृषि 1 साल में एक ही बार होती है। उस खेती में फिर अनुपजाऊपन हो जाती है, वो खेती तो फिर अगले साल ही होती है। एक फसली कृषि है। कृषि क्षेत्र का आकार बड़ा होता है, परंतु श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं। सस्ते तो मिलेंगे ना, ये बंधुआ बना। ये देखो, ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेज है भाई। इसको टोपी लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि अंग्रेजी। ये ले, ये टोपी थोड़ी सी यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ऐसे मान लो। अरे यार, टोपी तो इसके पास थी, एक तो बताते ही नहीं हो यार। टोपी इसके पास है तो फिर और देने की कहाँ जरूरत थी? वैसे ये बहुत सारी टोपी कस के चले गए भारत में। ये जो अंग्रेज है, ये क्या करते थे? ये भारतीय लोगों को बंधुआ बनाते थे। बंधुआ क्या होता है सर? बंधुआ का मतलब है कि आपको रोटी दी जाएगी, कपड़ा दे देंगे ढंग ठीक ठाक, ढंग का तो नहीं ज्यादा, रोटी कपड़ा, ये 2 ही। मकान वगैरह ज्यादा जरूरत नहीं थी, देते ही नहीं थे। जो खेत में काम करते थे वहीं, और इनको बंदी बना लिया जाता था, इस खेत में डाल दिया जाता था। इस खेत में ये पूरे दिन काम करते, ये कहलाते थे बंधुआ मजदूर। क्या कहलाते थे? अब ये तो सस्ते ही मिल गए, रोटी और कपड़े में मिल गए, इसीलिए लिखा है श्रमिक सस्ते मिलते हैं। लेकिन आज अंग्रेज चले गए, सबसे महंगे श्रमिक रोपण कृषि के मिलते हैं। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को चाय की खेती का नॉलेज है? जबकि चावल, गेहूं, बाजरे वगैरह सबको अधिकतर लोगों को नॉलेज रहता है। जबकि सुपारी की खेती कैसे की जाती है पता ही नहीं। जिनमें टैलेंट होगा वो करेंगे। तो बनना है तो सरकारी नौकर और इंडियन फार्मर बनो। गर्व होता है कि नहीं होता है? इसकी फसलें चाय है, कॉफी है, कोको है, रबड़ है। चाय है भाई, चाय पियोगे? चाय है। फिर कॉफी है, हम जानते ही नहीं थे कॉफी क्या होती है, चाय क्या होती है। नशेड़ी बना के गुस्सा होता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। चाय और कॉफी सिखा गए। कोको और रबड़, ये तो अच्छी बात है। कपास और गन्ना, केले और अनाज आदि किसकी फसलें हैं? रोपण की। बताओ फिर सुपारी किसकी है? भारत 1 नंबर पर। देखो, अपनी वाली तो अपन लिखते ही नहीं है। काजू भारत 1 नंबर पर, तो अपनी वाली भी लिखनी चाहिए ना। इन दोनों में भारत 1 नंबर पे। आगे बढ़े। फसलें यहां जो लिखा हुआ है, अंग्रेज जो है ब्रिटेन के जो थे उनको हम यूरोपीय लोग कह सकते हैं। अंग्रेज जो फ्रांस से आए वो फ्रांसवासी है, और जो स्पेन और अमेरिका से आए वो स्पेन और अमेरिका के। बहुत छोटी सी बात है।
भारत में बहुत से लोग आए। पहले आपको पता है वास्को डिगामा आया 1499 के आसपास, 1499 में आया, मई के अंदर चिलचिलाती धूप में, 15-12 मई के आसपास। और भारत के केरल से भारत में घुसा, तैरते तैरते नाव वगैरह कुछ लेके आया होगा, पानी के जलीय मार्ग से आया, इतना याद रखें। केरल के कालीकट बंदरगाह से वो भारत में घुसा। भारत में जैसे ही घुसा, वहां के जमूरियन जो राजा थे उन्होंने स्वागत किया, आइए साहब पुर्तगाली साहब, आपका स्वागत है। थोड़े दिन तो वो भारत में इधर उधर घुमा, फिर उसको लगा यार मसाले बहुत होते हैं इस देश में, क्योंकि मसाले जो होते हैं, इलायची, काली मिर्च, इन सब में अदरक जो होती है, वो जितने भी मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया ले लो रे, इतना क्या सोच रहे हो, उसमें भारत 1 नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में मसालों में। सुपारी और काजू आपने देखा ही, बहुत सी चीज़ों में, लोहे में 1 नंबर पे, बहुत सी चीज़ों में 1 नंबर पे है। लेकिन अंग्रेज यहाँ लूट रहे थे जब हम 1 नंबर में ही थे, लेकिन अपनी सोच के हिसाब से 1 नंबर पे नहीं थे, होशियार नहीं थे हम, है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं था हमें। तो क्या हुआ, वो आया और उसने पूरे भारत में भ्रमण किया कई स्थानों पर। आधे लोग कहते हैं उसने भारत की खोज की, हम भी पढ़ाते हैं जब कहते हैं भारत की खोज की, आप भी रजिस्टर में जब पूछा जाए लिखना भारत की खोज की, वास्को डी गामा। लेकिन सच्चाई तो ये भारत तो पहले से ही था। उसने तो बताया ये रहा, मिल गया भारत, ये रहा। साहब तो पहले ही घूम रहा था बिल में, या फिर नेवला पहले ही घूम रहा था बिल में, कछुआ पहले ही घूम रहा था, कछुए को पकड़ के कहा ये रहा कछुआ, तो वो तो था पहले ही। खोज क्या करनी थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अमेरिका क्या पहले नहीं था, था। तो ऐसी खोज होती है। वो जाते समय यहाँ से काली मिर्च लेके चला गया। यार मैंने कहा बावड़े क्या ले जा रहा है, बोले काली मिर्च है सर, मैं चाय बना के पीऊंगा। मैंने कहा ले जाने दो यार, क्या है। वहां ले जाके उसने काली मिर्च को बेचा, और जब समाचार पढ़े मैंने तो मैं सोच में पड़ गया, 60 गुना दाम मिले उसको। कितने गुने दाम मिले, 60 गुना। 1499 की बात है, मैं तो था ही नहीं उस समय, है ना। लेकिन इतना पैसा जब उसको मिला तो आधे लोग सोचने लगे क्या यार, चाय ठंडी नहीं होती, इसे तो गर्म ही नजर आ रही है। क्योंकि काली मिर्च की चाय आप में से किसी ने पी है तो फूंक मारते रहते 2-2 मिनट में, थोड़ी देर होती फूंक मारते, यार अभी तक ठंडी नहीं, क्योंकि वो जलन सी रहती है जीभ पे पीते समय, तो ऐसे लगता है अभी ठंडी नहीं हुई। तो वो बोले बड़ी मस्त चीज है यार, कहाँ से लेके आए, बोले भारत। तो पुर्तगाल के काफी लोग धीरे धीरे आने लग गए। हवा की तरह बात पूरे विश्व में फैलने लग गई। ये बात स्वीडिश लोगों तक गई, पुर्तगालियों के पास पहले से ही थी, फ्रांसीसियों के पास गई, डेनिशों के पास गई, डचों के पास गई। दिक्कत तो जब होगी लाडले, जब ये बात हरामी अंग्रेजों के पास चली गई, यूरोप और इंग्लैंड वाले उन अंग्रेजों के पास चली गई, तो वो लोग यहाँ आए, धीरे धीरे उन्होंने सबका खात्मा कर दिया और खुद यहाँ राज करने लग गए। आए तो थे व्यापार करने, आए तो थे छाछ लेने, आए तो क्या थे, छाछ लेने यानी व्यापार करने, और बन गए हमारे पूरे देश के धनी, बन गए बिलोने के धनी। किसके धनी, बिलोना जो होता है छाछ का, आया तो छाछ लेने था और बन गया बिलोने का धनी। वैसे ही आए तो व्यापार करने थे और बन गए पूरे देश के धनी, पूरे देश के मालिक बन बैठे थे। वो पूरी राजनीतिक सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। ये रोपण कृषि भी उन्होंने शुरू की। ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि भारत में कई विदेशी लोग आए। क्या भारत में आए, और देशों में भी विदेशी लोगों ने राज किया और देशों को गुलाम बनाया, यानी उपनिवेश बनाया। वैसे ही फ्रांस के लोग जो है वो अफ्रीका में गए। फ्रांस के लोगों ने अफ्रीका वालों को देखा तो उनको कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ दांत दिखे, क्योंकि काले काले हैं वो। कैसे काले काले, सिर्फ उनको दांत दिखाई दे रहे थे। बोले अरे अफ्रीका वालों, तुम इतने काले हो, चलो तुम्हें और काला बनाया जाए और तुम्हें कॉफी पीना सिखाया जाए, कोकोआ यहाँ पैदा करना सिखाया जाए, रबड़ यहाँ उत्पादित करना सिखाया जाए। रबड़ वैसे मलेशिया में ज्यादा होता है, लेकिन अफ्रीका में होता है। कोकोआ और कॉफी की खेती करना सबसे पहले फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने अफ्रीका में शुरू किया। कैसे, अब समझ रहे हो ना। यहां से उठा के लाए बीज, यहां लाके लगाए, तो रोपण हुई कि नहीं हुई, आगे जो लिखा है वो रोपण में होगी कि नहीं होगी, कॉफी और कोकोआ। दूसरा पढ़ लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ब्रिटेन वासियों को पढ़ लेते हैं। भाई ये इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले, अंग्रेज, लंदन वाले अंग्रेज जो है बड़े ही खतरनाक थे भाई, है ना। आज भी कई जगह इनका असर देखने को मिलता है। आज भी कई कॉलेजों का नाम इन पे ही। अभी भी मयो कॉलेज अजमेर में, मयो कॉलेज नाम से इसलिए क्योंकि लॉर्ड मयो ने बनाई थी। हमारी भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मयो ने कराई थी। लॉर्ड रिपन ने 1881 में कराई थी। आज भी अंग्रेजों के नाम इतनी शिद्दत से लिए जाते हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए,
कमेंट बॉक्स में बता दो, लिख दो लाडले और लाडली, तुम भी लिखा करो। क्या लिख रहे हो? ब्रिटेन वासियों ने भारत व लंका, रावण वाली श्रीलंका है ना, लंका राम वाला भारत और रावण वाली लंका में चाय पीना सिखा दिया। हनुमान जी जब वहां गए तो इधर भी चाय और इधर भी चाय, भारत में भी चाय और उधर भी चाय। अब आप सोच रहे हो हनुमान जी अंग्रेजों के टाइम वो तो बहुत पहले थे, हमें तो याद करना है। अब उनको क्या, अब उनको बस क्या सोचते हो यार, अपन को क्या, अपन को बस पढ़ाई करना है। क्या करना है? भारत और लंका दोनों जगह चाय के बागान जब लगाए गए उसका जिम्मेदार ब्रिटेन है, जबकि फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने कॉफी और कोकोआ अफ्रीका में लगाई। लेकिन मलेशिया में जो रबड़ मिलता है, जो रबड़ मिलता है मलेशिया में, वो भी किसने? ब्रिटेन वासियों ने। पश्चिमी द्वीप समूह गन्ना व केले, भारत के पश्चिम द्वीप समूह, अन्य देशों के भी जो द्वीप है पश्चिम में, जो वर्ल्ड में पश्चिम की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मुख्य थे भारत के, वहां आज बहुत ज्यादा गन्ना होता है और केले होते हैं। गन्ना और केले, उनका उत्पादन और खेती करना किसने सिखाया? ब्रिटेन वासी ने। ये अच्छा काम किया भाई, गन्ने का जूस और केले का जूस, केले खाओ गन्ना पियो, ये अच्छी चीजें देगी। ऐसे 2-4 चीजें और सिखा जाते। चाय और कॉफी सीखने का जरूरत थी, पूरा इंडिया इसके लपेटे में है, पूरा भारत, विदेशों के भी कई कंट्री चाय के लपेटे में। और कुछ लोग तो इतनी चाय पी लेते हैं बाद में प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं। तो अब आधे लोगों को लगता है कि चाय पीनी चाहिए और बनानी चाहिए ताकि मैं भी बन जाऊं, है ना? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्पेन व अमेरिका ने फिलीपींस में नारियल की खेती करना सिखाया। ये अच्छा किया भाई, नहीं तो हम हमारे देवी देवताओं के लिए नारियल पदार्थ है, नारियल को बड़ा किया जाता है, उसको फोड़ना नहीं बोला करता है, कहते हैं अशुभ होता है, तो उसको बदारना या बड़ा करना कहते हैं। हालांकि वो फोड़ते ही छोटा हो जाता है, लेकिन उसको बड़ा करना, कई बार कहते हैं घरवाले नारियल को बड़ा कीजिए। अब मैंने कहा वो टूट गया, अलग हो रखा, बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं, इसको बड़ा करना है, बड़ा करना मतलब उसको फोड़ना होता है, जबकि अशुभ माना जाता है फोड़ना बोलना, उसको बड़ा किया जाता है, तो बड़ा करा जाता है तो मतलब उसको फोड़ दिया जाता है। तो ये नारियल जो देवी देवता क्या पहले खुशी नहीं होते थे? सोचो एक मिनट के लिए, नारियल की खेती जो है हमें स्पेन और अमेरिका ने सिखाई। क्या जब तक इन्होंने नहीं सिखाया था, जब तक क्या देवी देवता खुश ही नहीं होते थे? सिर्फ चूरमा ही चढ़ाते थे, उससे राजी हो जाते थे। लेकिन अब देवी देवता भी इसके मजे लेते हैं, वो भी जब तक खुश नहीं होते जब तक नारियल नहीं लाते। तो इस प्रकार से जो है, मेरा कहने का मतलब, हम मजाक के साथ पढ़ रहे हैं वो बात अलग है। बाकी फ्रांस जो है अफ्रीका की तरफ गया, ब्रिटेन जो है भारत, लंका, मलेशिया और द्वीप समूह की तरफ गया, स्पेन अमेरिका फिलीपाइंस की तरफ गया। फ्रांस ने अफ्रीका में कॉफी और कोकोआ का उत्पादन किया। ब्रिटेन ने भारत, लंका, मलेशिया और द्वीप में चाय के बागान, रबड़ और गन्ने और केले का उत्पादन शुरू किया। स्पेन और अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल की खेती शुरू की। ये जितना हम सब कुछ देख रहे हैं वो सब की सब है रोपण कृषि, सबकी सब है रोपण कृषि। और इसमें कॉफी जो होती है उसका जो खेत होता है उसको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के जो बागान होता है मतलब खेत जो होता है उसको फेजेंडा। भाई ये नोट करके क्यों लिखा है? ये नोट करके इसलिए लिखाया कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार यही पूछ लेता है 1 नंबर का, 3रे या 4थे नंबर पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बोर्ड में जाती कि कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं। अब ये तो पता है कॉफी किसने पीना सिखाया, चाय किसने पीना सिखाया, कॉफी कैसे बनती है, कितना दूध होता है, कितनी चीनी होती है, लेकिन ये पता नहीं है क्या कहते हैं। तो फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडा। आगे बढ़े। भूमध्य सागरीय कृषि यानी भूमध्य रेखा, फिर से बना देते हैं ग्लोब। भू यानी ये भू है, पूरी पृथ्वी है, इसके मध्य में एक लाइन खींची, भू यानी पृथ्वी के मध्य में एक लाइन मतलब रेखा खींची, तो ये हो गई भूमध्य रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर करक रेखा खींची, एक नीचे की तरफ मकर रेखा खींची है, 23.5 पर है और ये भी 23.5 पर है और ये 0 पर है। इस क्षेत्र में कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि होती है। सर इतना फास्ट क्यों बता रहा हूं? ये तो हर लेक्चर में आ जाता है, अब क्या करूं मैं? सबको पता है इस चीज का। आहा, ये भी सबको दिख रहा है। कितने प्यारे लग रहे हैं, सच बताना आप कमेंट बॉक्स में, है ना। ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है ना। क्या है? भूमध्य सागर की कृषि है। कहाँ की कृषि है? ये देखो, अंगूर, मुनक्का, किशमिश। अंगूर से बनती है किशमिश, बनती है कि नहीं बनती है? तो इसको पढ़ते हैं। आप समझ गए, भूमध्य सागर का नाम आते ही ये फोटो याद आ जानी चाहिए आपको। और जैसे ही रोपण का नाम आए, चाय और कॉफी याद आ जानी चाहिए। जैसे ही उद्यान का नाम आए, फल फ्रूट लेके आ जाओ फ्रिज से उठ के। जैसे ही सामूहिक कृषि का, तो सब खेत में चले जाओ मिलकर। जैसे ही सहकारी कृषि का, तो सब लोन लेने चले जाओ।
जैसे निर्वाह कृषिका तो वो करते थे, हम करते ही नहीं है, जो पुराने लोग थे। जैसे ही गहन निर्वाह कृषिका चावल की खेती करने वाला क्षेत्र और नहीं करने वाला क्षेत्र। अरे इतनी आसान कब से बन गई कृषियां। डेयरी कृषि का नाम आते ही दूध बेचना है, लेकिन वहां बेचना है जहां शहर हो, शहर के आसपास होना चाहिए डेयरी फार्म जो होता है। अब ये सारी चीजें चुटकियों में कैसे याद हो रही है? वो इसलिए कि तुम ध्यान से पढ़ रहे हो। 3-3 लेक्चर कृषि के प्रकार के हम पढ़ रहे हैं, ताकि एक बार माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, माइंड में बिल्कुल अच्छे से और व्यवस्थित तरीके से बैठ जाए और आप समझ भी रहे हैं इस बात को। तो भूमध्य सागरीय कृषि एक विशिष्ट कृषि है। सारी कृषियां विशिष्ट है, पागल बनाता है। सारी कृषियां विशिष्ट है कि नहीं है मुझे बताओ? है ना? बिल्कुल है। इसका विकास भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ अधिकतर खट्टे फल होते हैं। अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी ने कहा था ना, या बंदर ने कहा था? लोमड़ी ने कहा था जब मैं 6th क्लास में था, तो एक चैप्टर था अंगूर खट्टे। काफी देर तो उछली वो, फिर अंगूर मिले नहीं, तो उसने कहा अंगूर खट्टे। कई बार ऐसा नहीं होता, किसी के 90% बनते हैं, आपके कम बन जाते हैं, या फिर पड़ोसी कम बन जाते हैं, आपके 90 बन जाते हैं, तो पड़ोसी क्या कहेगा? परसेंटेज की क्या वैल्यू है आजकल? कंपटीशन देंगे जब पता चलेगा, बड़ा खतरनाक होता है। अंगूर खट्टे, है ना? अंगूर खट्टे। तो भूमध्य सागर में कैसे फल होते हैं? खट्टे खट्टे फल होते हैं। कैसे फल होते हैं? खट्टे खट्टे फल होते हैं। तो ये खट्टे फल याद रखें आप। अंगूर की कृषि यहाँ की मुख्य विशेषता है। अच्छी किस्म के अंगूर से मुनक्का व किशमिश बनाई जाती है। मुनक्का थोड़ी काली होती है, किशमिश थोड़ी सी ब्राउन टाइप होती है। तो आप जानते हैं इनका क्या कलर बताऊं मैं? अब मैं कहूँगा किशमिश में थोड़ा सा पीछे डंठल लगा रहता है, जबकि मुनक्का में बड़ा बीज होता है। तो आप देख के खा सकते हो, शाम को भिगो, शाम को डाइट सुबह जो लेते हो उसमें आप किशमिश डाल के देखो, मतलब खतरनाक वाली चेंजिंग देखने को मिलेगी। एनर्जी देखने को मिलेगी बॉडी में, ग्लो देखने को मिलेगा चेहरे पे, सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब आधे लोग कहेंगे सर फिर आप क्यों नहीं खाते हो? आपके चेहरे पे तो इतना ग्लो नहीं दिखाई दे रहा। बताऊंगा कभी, ठीक है? किशमिश बनाई जाती है। मुझे यार इतना बता दो कि आपको सच में समझ में आ रहा है, या फिर ऐसे ही वीडियो बीच बीच में से पूछ करके देख रहे हो? क्योंकि कमेंट तो आपका आता ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ये बता दिया करो कम से कम कि हम इतनी देर पढ़ लेते हैं। कमेंट में थोड़े सक्रिय रहा करो। एक वीडियो में कम से कम 30-40 कमेंट तो होने ही चाहिए, जब जाके ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं। डबल एनर्जी आ जाती है मैं हर वीडियो में कहता हूँ जब बच्चे पढ़ते हैं। ये क्या थी? किशमिश। कहाँ होती है? भूमध्य में। ये क्या थी? मुनक्का, यानी अंगूर थे रे कुल मिला के। क्यों फालतू में टाइम खराब कर रहे हो, है ना? यहाँ अंजीर और जैतून होते हैं। सर ये कौन है? ये अंग्रेजों के छोटे भाई है क्या? अंजीर और जैतून भाई फल है। क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूं, ठीक है ना? ये देखो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहे हैं अंजीर है। वैसे तो ये नशेड़ी ज्यादा काम में लेते हैं, लेकिन अंजीर जो होता है, अंजीर, सबसे पहले अंजीर के बारे में बताता हूं मैं आपको। अंजीर में विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है, इसलिए सबको खाना चाहिए। दूसरा, अंजीर जो होता है एक महत्वपूर्ण फल है और ये कई बीमारियों में आयुर्वेद का काम करता है। आयुर्वेदिक रूपों में काम आता है। आयुर्वेदिक कर देते हैं इसको, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में काम आता है अंजीर। राजा महाराजा जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जब आता है कि उसने अंजीर मांगे थे किसी देश से, तो ये अंजीर जो है हर जगह नहीं होते हैं। भूमध्य सागरीय रेखा के आसपास या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते हैं अंजीर। क्या होते हैं? अंजीर, इसके दाने होते हैं। दूसरा है जैतून। जैतून क्या है? जैतून, अब ये जैतून जो है ये काला भी होता है और हरा भी होता है। 2 कलर के होते हैं। कितने कलर के होते हैं? 2 कलर के, काला और हरा। जैतून। अब जैतून जो है ये, इसका मुख्य काम क्या है? ये सबसे पहले तो अंडा जैसा होता है ना, अंडा अंडे की तरह गोलाकार होता है। कैसे होता है? गोलाकार। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओलिव। क्या कहा जाता है? ओलिव। अपने संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। यूएनओ का जो चिन्ह है ना वो इस प्रकार से है, ऐसे 2 पत्तियां बनी हुई है इस प्रकार से, ऐसे। ये जैतून की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? पत्तियां नहीं भैया ना, जैतून की पत्तियां।
मतलब जैतून एक प्रकार का फल है जो बहुत काम आता है। तो अंजीर, जैतून, अंगूर, अंजीर, जैतून, अंगूर कहाँ होते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ठीक है, आसपास की जाती है। मुख्य क्षेत्र अफ्रीका, मुख्य क्षेत्र कौन सा है इसका? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया। अब आपको भूमध्य सागर जो है इसके आसपास के देशों का अगर पता है तो आप वैसे ही कर दोगे, रटने की कुछ जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया को क्यों रटो? यहाँ एक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है कैलिफोर्निया की। तो ये जो हमने पढ़े थे कौन से थे? मुख्य थे जो एक प्रकार से अंजीर, जैतून, भूमध्य सागरीय। आगे देखिए, बड़ी प्यारी चीज है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इस कृषि में क्या होता है? मतलब विस्तृत यानी बहुत ज्यादा, वाणिज्य मतलब व्यापार, यानी लंबा और बड़ा व्यापार करने के लिए अनाज की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? मध्य अक्षांशों में, यानी मध्य के जो अक्षांश है उनके बीच। आप सब जानते हैं ना ये तो कि ये हमारा ग्लोब है और इसके बीच में आडी रेखाएं जितनी भी हैं वो सब क्या है? अक्षांश है। और खड़ी रेखाएं जितनी भी है वो सब देशांतर है। तो ये आडी रेखाएं जहां जहां है तो मतलब पूरा ही हुआ। तो कई क्षेत्रों में मध्य के जो अक्षांश है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं, इधर वाला नहीं, इधर वाला नहीं, मध्य का अक्षांश जो है यहाँ पे यह कृषि की जाएगी। इसकी मुख्य फसल गेहूं है और गेहूं रबी की फसल है, आप सब जानते हैं। तो फिर बताओ बाजरा किसकी फसल है? आप सब जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बाजरा किसकी फसल है। और मुझे यह भी बता देना तरबूज किसकी फसल है। गेहूं मैंने बता दिया रबी की है, बाकी दो ही फसलें बचती है, दोनों आपको नाम लिखना है, या फिर ज्यादा कुछ ना लिख सको तो बाजरा किसकी फसल है और तरबूज किसकी फसल है। अन्य फसलें जैसे मक्का, राई, गेहूं के साथ जो होते हैं राई बोई जाती है, आदि सब होते हैं। तो मुख्य अनाज कृषि है। यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है, मशीनों का ज्यादा प्रयोग होता है। प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। अब आपको ये दोनों चीजें कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है? लग रही है क्या? अरे चावल प्रधान खेती जब हमने देखी थी वो भी तो व्यापार कर रही थी, तो उसमें भी तो ये दोनों चीजें थी। प्रति एकड़ उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक। यानी खेत है छोटा, खेत कैसा है? छोटा है। मजदूर लगे हैं ज्यादा तो मजदूर ज्यादा लगे, लेकिन जो पैदा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो पैसा बहुत ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। पैदा ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा। इसीलिए लिखा है प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, लेकिन पैसा भी ज्यादा आता है। एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। देखो कुछ ना कुछ आपको डाउट अभी भी लग रहा है, मैं आपको बताऊं, फिर से सुना। प्रति एकड़ उत्पादन कम, यानी कि प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन कम हो रहा है, यानी खेत के हिसाब से तो उत्पादन कम हो रहा है। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, यानी काफी लोग लगे रहते हैं इसके अंदर, छोटा खेत, उत्पादन कम, लोग ज्यादा, और जो उत्पादन हुआ उसका पैसा दुगुना तिगुना। बात समझ में आ रही? छोटा सा खेत, लोग काम करने वाले बहुत ज्यादा, छोटा खेत, लोग काम करने वाले बहुत ज्यादा, लेकिन जो पैदा हुई उससे पैसा बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? निवेश ज्यादा लग रहा है तो पैसा भी ज्यादा आ रहा है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो सारी चीजें पैसे पर अटकी रहती है। यंत्रों का अधिक प्रयोग होता है इसके अंदर। और ये जो विस्तृत वाणिज्य कृषि है ये अपने आप में एक प्रबल कृषि है, अपने आप में एक स्थान रखती है। जिस प्रकार प्रधान चावल की खेती हो रही थी, ठीक इसी प्रकार से ये कृषि होती है। तो ये चीज आपने समझा, जाना और एक एक चीज को देखा। और कृषि के प्रकारों की चर्चा हमने जब की तो सबसे पहले हमने किसको देखा? सबसे पहले कौन सी कृषि थी? एक बार क्विकली फास्ट देख रहे हैं इस चीज को। निर्वाह कृषि। लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने लिख दिया। जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी, एक चावल वाली होती थी, एक चावल वाली नहीं होती थी, एक पुराने जमाने में होती थी। उद्यान कृषि, उद्यानों के रूप में, फल और सब्जियों के रूप में। सहकारी कृषि, लोन लेके। सामूहिक कृषि, सब मिलके क्या करते थे, स्वामित्व बांट लेते थे, सब समाज उसका अधिकार रखता था। पशुपालन कृषि डेयरी पर निर्भर थी। तो ये सारी कृषियां हमने देख ली है। एक बार ऐसे फटाफट रिवीजन किया करो, जो भी आपका साथी पढ़ता है उसके साथ मिलके यहाँ क्विकली रिवीजन किया करो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब बड़ी अच्छी चीज आ रही है आपके सामने जिसका आपको इंतजार था। कंबाइन के क्रू एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम है। हमारे गाँव की थ्रेसर भी है, यहाँ की मशीन है कंबाइन की। तो थ्रेसर जो होती है उसी प्रकार से है ये, जो अनाज को काटती है, निकालती है, ऐसा होता है इसके अंदर। ये कृषि कौन सी कृषि? विस्तृत अनाज। अफ्रीका में वेल्डस के नाम से जानी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में
डाउन्स के नाम से जानी जाती है, न्यूजीलैंड में कैडबरी के नाम से जानी जाती है, अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान है वहां होती है इसलिए पंपाज के नाम से जानी जाती है। ये चीजें आप सीधी सीधी रट लिया करो, 10-12 बार बोला करो। अफ्रीका में वेल्डस के नाम से, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, न्यूजीलैंड में कैडबरी के नाम से, अर्जेंटीना के पंपाज के नाम से। देखो आंख बंद करो एक बार, फटाफट से 3 बार बोलना है इसको फटाफट से। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, ये नाम आपको याद हो ही जाते हैं। वेल्डस, डाउन्स, कैडबरी और पंपाज, इतना याद करो। देश अपने आप लिख दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेल्डस अफ्रीका अपने आप याद आ जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, कैडबरी न्यूज है आपके लिए, कैडबरी खिलाई जाएगी आपको, अर्जेंटीना पंपाज घास के मैदान है उससे याद हो जाता है, अर्जेंट में पंपाज याद रख लेना। तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली और मस्त तरीके से याद हो जाती है। और अब वो चीज आ गई जिसका आपका इंतजार था। ये आपको इस थैंक यू का बहुत इंतजार रहता है, मैंने ये नोटिस किया। कैसे किया बताऊंगा आपको जल्दी, है ना। लेकिन अच्छे से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है। शायद एक लेक्चर और रहा है इस चैप्टर का, उसके बाद हम 6 वाला कर देंगे और बहुत जल्द हम इस बार सिलेबस पूरा कर लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों का जो क्रेज है, पढ़ाई के प्रति जो रुझान है, वो उतना एक्टिव नहीं हो पाया। जब एग्जाम आओगे, जब पढ़ोगे, उससे अच्छा धीरे 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 फिर बैकलॉग दिखेगा, सारे वीडियो रिकॉर्ड दिखेंगे, फिर घबराहट सी हो जाएगी, फिर डर सा पैदा हो जाएगा। ऐसा ना करना है, ऐसा बिल्कुल भी ना करना है। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अपना टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ। मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाया आपके लिए, पढ़ने का सही तरीका, स्वामी विवेकानंद फॉर्मूला, उसको आपको देखना चाहिए। उसमें सारी चीजें मैंने बताई है कि क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है पढ़ाई को लेके। उस तरीके से पढ़ाई करना, आपको जरूर सफल होगे। भूगोल की रणनीति क्या है, भूगोल को कैसे पढ़ा जाता है, किसने शुरू किया, कैसे किया, इसका लेक्चर भी, उसको भी देखना है। और एक एक चीज को पढ़ने के बाद जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सब्सक्राइब आपने कर रखा है नहीं तो करना है। जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं सबको शेयर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।